आप देख रहे हैं न्यूज रिव्यूज और मैं हूं अकनवाज खान। मेरे साथ आज लाइव शो में एजाज कोहली जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट है मेंडर से। मैं उनसे चंद मुद्दों पे बात करूंगा। एजाज कोहली जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया अक्रमाद जी। एजाज जी, थोड़ा सा नेटवर्क के इशू की वजह से हमें आपको दोबारा लाइव लेना बड़ा माजरत हुआ है इस चीज के लिए। मैं आपसे सबसे पहले ये समझना चाहूंगा कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है 31 मार्च, हर तरफ भागदौड़ लगी हुई है। कहीं जो काम पूरे साल भर लोग खज्जल थे, जिस काम के लिए, जिस रोड के लिए, जिस चीज के लिए कोई भी काम होता था उसके लिए परेशान रहते थे, वो 20 तारीख के 25 तारीख के बाद ऐसे अचानक से स्टार्ट होता है। हैरान कुन बात, आखिर जहां पूरे साल रोडों की खस्ता हालत थी वहां मिट्टी और बजरी बिछाना शुरू कर ली और 4 दिन के अंदर ही ब्लैक टैपिंग का काम शुरू हो गया। एज ए सीनियर जर्नलिस्ट आप इस चीज को कैसे देखते हैं? ये हो क्या रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे अपने चैनल पे लिया। और अकनमाद जी, असल में ये सवाल है जो यहाँ के लीडरों से पूछना चाहिए था, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा पूरा तबका जो भी इस जर्नलिज्म के साथ है, सहाफत के साथ है, उनके लिए परेशानी का बायस है कि कहीं ना कहीं हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं। और पूछें भी तो किससे पूछें? अगर पूछेंगे भी तो उसका जवाब कौन देगा? ये एक बड़ी बात है। जहां तक रही 31 मार्च, ये सरकार ने एक इवेंट के तौर पे, मैं ये इसको मानूंगा कि 31 मार्च तक सरकार की तरफ से ये एक डेडलाइन होती है कि यहां तक आपने क्या करना है, तमाम जो भी एक साल के एक सेशन के काम होते हैं उनको कंप्लीट करना है, उसकी बिलिंग कंप्लीट करनी है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि ऐसा कहीं भी नहीं होगा कि नहीं, आपने मार्च के लगभग 15 और 20 मार्च के बाद ही काम शुरू करने हैं और जल्दबाजी में जो है वहां पे उसकी बिलिंग होगी और उसी 10 दिन के अंदर है जो काम भी होगा, बिलिंग भी होगी और उसके बाद उसकी पेमेंट भी होगी। और कहीं ना कहीं एक ठेकेदार तबके ने, कुछ डिपार्टमेंटों ने भी इसको एक इवेंट के तौर पे लेते हैं। और अगर सारा साल बड़े आराम से जेन में रखा जाता है, प्लान किया जाता है कि वहां पे ये काम होगा, ठीक है, उसको उसका एक प्रोसेस बनाया जाता है, उसकी एस्टिमेशन होती है, उसको प्रॉपर तरीके से वर्क है जो उसके लिए अलॉटमेंट होती हैं, पैसे उसके लिए अरेंज किए जाते हैं, गवर्नमेंट है जो सारा निजाम करती है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि मार्च आती है और जितना भी ठेकेदार तबका है, और खासकर अगर इसमें मैं सारे ही डिपार्टमेंट लगभग इसी चीज में आते हैं जो भी बिलिंग वगैरह करते हैं, लेकिन खासकर पीडब्ल्यूडी और आरडीडी, जहां तक मैंने देखा है, ये दो डिपार्टमेंट, हालांकि बाकी भी हैं उसमें, मैं हार्टिकल्चर ले लूंगा, एनिमल हस्बेंड्री ले लूंगा, या हेल्थ एजुकेशन, सारे ही हैं, लेकिन आरडीडी और पीडब्ल्यूडी के काम हैं जो ये गांव में होते हैं, सड़कें होती हैं, इसमें बिल्डिंग होती हैं, स्कूल बिल्डिंग होती हैं, और बहुत सारे काम हैं जो आरडीडी और पीडब्ल्यूडी है, ये दो डिपार्टमेंट। हालांकि बिलिंग सारे और डिपार्टमेंट भी करते हैं, तो इनका कहीं ना कहीं मैं ये मानूंगा कि 31 मार्च के करीब 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 10 दिन पहले इनका काम शुरू होता है। उसी 10 दिन के अंदर बिल तैयार होते हैं और 31 मार्च से पहले पहले पैसे हैं जो वो इनको विड्रा हो जाते हैं। ये क्या क्या निजाम है, ये हमारी समझ से भी परे है। कहीं ना कहीं इसकी रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए सरकार को भी, इंतजामिया को भी इस पे गहरी नजर रखनी चाहिए कि आखिर इतने जल्दबाजी के अंदर ऐसे ये सारा काम क्यों होता है, आखिर कौन लगा है पीछे कि आप मार्च के सिर्फ 10 दिन लेते हो, आप सारा काम है जो उसमें एंड कर देते हो, उसका मेयार नहीं पता चलता है। हर जो भी आला अफिसरान होंगे वो भी कहीं ना कहीं मसरूफ होंगे उसमें, जो काम करवा रहे हैं वो भी, तो ये कुछ निजाम समझ से परे है। मुझे एक चीज बताएं, अगर ये सब कुछ हो रहा है 10 दिन में, एडमिनिस्ट्रेशन के नाक तले हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है कि अगर ये 10 दिन में काम हो रहा है, इसकी बिलिंग तो एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव होगा, तो उसके बाद बिलिंग होगी ना। या तो काम को देखा जाए कि काम हुआ है, स्टैंडर्ड हुआ है या सब स्टैंडर्ड हुआ है, उसके बाद ही उनको बिलिंग हो, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन के नाक तले उसके लिए जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन है या
जुम्मेवार कौन है? या तो आप बताए ना कि आप एज ए सीनियर सहाफी कैसे देखते हैं, जुम्मेवार कौन है इस चीज का? अगर 10 दिन में काम हो रहा है, जो काम 11 महीने नहीं हुआ, जैसे आपको रोड को ले ले, रोड की मेंटेनेंस 5 साल है, लेकिन वो 1 साल के अंदर ब्लैक टॉपिंग उड़ जाती है, 31 मार्च आती है तो खड्डे भर दिए या मिट्टी डाल दी या बजरी डाली, जो कि हमने अपनी आंखों से देखा, होता हुआ देखा है। और ये निजाम कब ठीक होगा? अब हम 2019 के बाद यूटी में हैं, हमने कहा, हमें ये लग रहा था, पब्लिक को ये भी लग रहा था कि जनाब अब डेवलपमेंट होगी, अब एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम करेगी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे फेल होती नजर आ रही है कि जब ठेकेदारों की भागदौड़ लगती है और जो काम आनंद फानंद में होता है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन ये चीज नहीं जानती है? बिल्कुल आखिर नवाज जी, इंतजामिया इससे बाखूबी वाकियत रखती है और ये सारा निजाम इंतजामिया के अंडर ही तो है। अगर हम ओवरऑल निजाम जो जम्मू कश्मीर के अंदर की मैं बात करूंगा होता है, यही है बिलिंग का। मे बी बाकी स्टेट में भी ऐसा ही होता होगा, लेकिन यहाँ की अगर मैं बात करूं सारी स्टेट में लगभग ऐसा ही होता है। पूरे यूटी जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे सारा निजाम ऐसा ही होता है। लेकिन मैं जो चीज देखता हूं, अब मैं सब डिवीजन मैनेजर को अगर सारी जगहों को देखता हूं तो मैं यहाँ की बात करूंगा। यहाँ का निजाम है जो बिल्कुल इस मामले को लेके तो मैं कभी भी इस पे इत्तेफाक नहीं रखूंगा कि 10 दिन के अंदर सारा काम है जो इतने मतलब जल्दबाजी के अंदर है जो सारा निपटाया जाता है। कम से कम इसके लिए मैं कहता हूं कि जितने भी आला अफसरान है वो 31 मार्च काम डन या पेमेंट के बारे में अगर करते हैं, उससे पहले जिन जिन को अलॉटमेंट होती है एक बाकायदा टीम बननी चाहिए थी, उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए थी। उसके बाद जब एनओसी वगैरह कोई ऐसा प्रोसेस, ऐसा निजाम बनाना चाहिए था। जो भी थिंक टैंक है इंतजामिया के या जो भी हमारी ये जो एक डिस्कस ही है, हम तो कोई ना ही कोई कानून बना सकते हैं, ना ही कोई हम किसी पे कोई कानून थोप रहे हैं। हम सिर्फ ये चीज के लिए डिस्कस कर रहे थे, कम से कम कुछ ऐसा निजाम होना चाहिए जिसमें कम जो भी सरकारी पैसा है वो सही जगह लग रहा है या नहीं, उस काम का मयार है जो उसके लिए वक्त होगा ना तो चेक किया जाएगा। अगर एक जेई बिल बना रहा है, एडब्ल्यू जो उसका ऊपर होगा वो अपने मसरूफ होगा, एक्जिन साहब अपने मसरूफ होंगे, तो फिर इस काम का क्या होगा? ये बड़ी सोचने वाली बात है कि ये सरकारी पैसा है, जो सरकारी प्रॉपर्टी है, जो उसको लगातार नुकसान हो रहा है। इस पे कहीं ना कहीं सरकार को सोचना होगा कि जो जिन लोगों ने 31 मार्च को एक इवेंट के तौर पे लिया है, और यकीनन ऐसी खबरें भी हम करते हैं। हमने अगर किसी रोड की खबर की, 31 मार्च को बिल हो गया, निकल गई, बात खत्म। उसके बाद 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद अगर सड़क टूट चुकी है, उसको मेंटेन नहीं किया जाता, और अगर वहां पे कोई हमारे जैसा बंदा जाके वहां पे कोई स्टोरी करेगा, दिखाना चाहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाना चाहेगा, तो कहीं ना कहीं हमें थ्रेड भी आते हैं, हमें लाइव थ्रेड भी आते हैं, फोन थ्रेड्स भी आते हैं। चलो वो हमारा पेशा है, हम उससे घबराते नहीं है। हमें कोई थ्रेड देगा, कोई बात नहीं, हम उसको भी सह लेंगे, लेकिन हम आवाज तो उठाते रहेंगे। अगर हमारे खिलाफ कोई साजिश करेगा, हम तब भी आवाज तो उठाते रहेंगे। हमारी आवाज को कोई बंद नहीं कर सकेगा, क्योंकि हम पब्लिक के हक में आवाज उठाएंगे। और जो लोग आवाज उठाते हैं उनको भी ये सब, जो आगे से रिएक्शन करते हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि अगर किसी पब्लिक इंटरेस्ट में कोई बात कर रहा है तो उसका रिएक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता है अखिलमाज जी, खासकर मुझे तो काफी सामना करना पड़ा है बहुत सी जगह से। सच बताऊं कि लगभग अगर मैंने 10 स्टोरियां की हैं तो मुझे 7 से तो थ्रेड आई है। ऐसी बात नहीं है, मुझे फेस टू फेस मिलेगा कोई अगर जिसके खिलाफ खबर जा रही है। अगर हम एक मिसाल ले लेते हैं, हम किसी पंचायत की मिसाल ले लेते हैं कि वहां पे अगर पब्लिक मकामी सरपंच से, पंच से या मुतलका जीआरएस सेक्रेटरी से नाराज है, तो पब्लिक की बात अगर हम करेंगे तो यकीनन उस जो सरपंच के कोलीग्स होंगे उसके रिलेशन में होंगे या उसके चाहने वाले लोग होंगे, वो हमें यकीनन वो हमारे पे नाराज होंगे कि ये इन्होंने हमारे खिलाफ ये बात क्यों की। लेकिन हकीकतन हम किसी के खिलाफ इंडिविजुअल, हम कभी किसी के खिलाफ नहीं होते। हमारा ये काम होता है कि हम पब्लिक की आवाज बने और पब्लिक की बात है जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे लाएं, और जो लोग कुर्सी पे हैं हम उनसे सवाल करते रहे। यही हमारा काम होना चाहिए, ये काम हम करते हैं। लेकिन जो एक
हैरान कुन बात है जो ये 31 मार्च को एक इवेंट के तौर पे लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इंतजामिया को, आला हाफिजरान को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि क्यों आनन फानन में ये निजाम चल रहा है। कुछ दिन पहले मैं सब डिविजनल मेंटर की बात करूं, यहाँ पे जेईज पूरी तरीके से एक्टिव। और आज की बात बताऊं, आज हम ये लाइव शो में हैं, तो मैं यकीन से कह रहा हूं कि आज अगर आप ये मेला देखोगे, और इनका मेला है जो पुंछ के अंदर लगा होगा, एक्सिन ऑफिस के अंदर इनका मेला लगा होगा, और वहां पे बिल्स क्या होंगे, अप्रूव हो ले रहे होंगे, वहां पे बिल्स हैं जो तैयार हो रहे होंगे। और ठीक कल शाम को ये मेला है जो डिफरेंट ट्रेजरी के अंदर देखने को मिलेगा। और एक 31 मार्च के बाद फिर से ये लोग हैं जो अपने अपने काम में निकल जाएंगे, और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको कोई नहीं देखेगा कि वो काम मेयार का हुआ है या नहीं हुआ है। ये एक बड़ी बात है। बाकी जर्नलिस्ट जो भी सहाफत में काम करता है उसको थ्रेड का सामना करना पड़ता है, उसको धमकियां मिलती हैं, उससे हम घबराने वाले नहीं हैं, हम सवाल पूछते रहेंगे। क्या एजाज जी, डिप्टी कमिश्नर पुंछ जो है वो, उनको ये चीज मालूम है या नहीं है कि ये हो क्या रहा है? अगर वो इस चीज पे पहले ही 10 दिन पहले कमेटी बना देते या कुछ कर लेते कि जहां जहां काम होंगे वो कमेटी मायना करेगी और उसके बाद ही जो है वो काम को फाइनलाइज किया जाएगा, और क्या वो अपने जेईज को या एक्सीएन को या आई को आदेश जारी नहीं कर सकते थे कि जहां सब स्टैंडर्ड काम होगा वहां कोई भी बिलिंग नहीं होगी? देखो, बिल्कुल, मैं डीसी साहब की बात करूं, एसडीएम साहब की बात करूं, या आप जितने भी मैजिस्ट्रेट लोग हैं उनकी बात करूं, वो कहीं ना कहीं इस मामले में होते हैं एक्टिव, लेकिन उनके सामने भी बहुत सारी रुकावटें होती हैं। मैं नहीं कहता हूं डिप्टी कमिश्नर साहब पूरी डिस्ट्रिक्ट के मजाज हैं, वो कोई भी जो है आर्डर वो निकाल सकते हैं, उनको निकालना भी चाहिए। अब लेकिन ये निजाम मैंने पहले ही कह दिया कि जम्मू कश्मीर यूटी की अगर मैं पूरी की बात करूंगा, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ही हो रहा है, और वो रवायत के तौर पे है, जैसे रिवाज के तौर पे चल रहा है। और ये 31 मार्च का सिलसिला है जो मैं जब से मतलब मैंने होश संभाला है मैं ये सुन रहा हूं, और ये मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ा इवेंट है जिसपे करोड़ों रुपए है, जो करोड़ों रुपए का लेन देन हो जाता है। और इस करोड़ों रुपए की भीड़ के अंदर न जाने जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको कितना नुकसान हुआ, उसका अता पता नहीं चलता है। कौन सा काम करके निकल गया उसके बारे में किसी को नहीं पता चलता है। कहीं ना कहीं इंतजामिया को इस बारे में सोचना होगा कि वो जो इतना बड़ा लेन देन हो जाता है और जिस मकसद के लिए वो लेन देन होता है, क्या उसमें वो 50% तक भी कामयाब हुए हैं? क्या जिस रोड के लिए करोड़ों रुपए वागजार हो गए, एक ठेकेदार लेके चला गया, जेई ने पैमाइश कर दी। अब यहां पे मैं क्या बोलूं, मतलब एक करप्शन भी अरूज पे होती है, उस पे भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में है जो एडमिनिस्ट्रेशन लाचार है। क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। एजाज साहब मुझे एक चीज बताएं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर बड़े बड़े लीडर आए और लोग मिनिस्टर भी रहे और काफी ओहदों पर भी रहे। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ से कोई अच्छा एमएलए नहीं था या कुछ है, ये चीज तो हम कभी मान भी नहीं सकते। मैं मेंढर की रोडों की बात करूंगा, कोई भी रोड जो है वो उस काबिल नहीं है कि जो हमें लगे कि ये रोड बहुत अच्छी है। आप BG2 बंगलोई की बात करें, सदियों से लोग परेशान थे, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट्स के बाद, लोगों के प्रोटेस्ट के बाद, डीडीसी की एंट्री के बाद वो रोड कम से कम ब्लैक टॉपिंग उनकी स्टार्ट हुई। सिर्फ BG2 बंगलोई की बात करूंगा। बाकी अगर मेंढर टू सुरनकोट की रोड की बात करूं तो वो भी आधा भी नहीं, 30% काम हुआ, वो काम भी बंद है। आप सखी मैदान कलाई रोड की बात करें, उस पर भी ब्लैक टॉपिंग हुई थी, लेकिन वहां भी बुरी हालत है। वहां बेरा टू पठाना तीर की बात करें, उसकी भी बुरी हालत है। पठाना तीर टू उसकी बात करोगे आप गुरसाई की, उसकी भी बुरी हालत है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सखी मैदान टू कलाई रोड है, ये तो आधे रास्ते में कहीं कोई 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर डिस्प्यूट है, वो वहां की वहां ही है। तो अगर आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो करोड़ों रुपए वागजार हो गए, लेकिन रोडों की हालत जूं की तू है। अग्रवाल जी, आपका ये बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, लेकिन मुनासिब होता कि हमारे साथ डिबेट में यहाँ का कोई लोकल लीडर्स, डीडीसी, बीडीसी, XMLA, उनमें से कोई होता, हम ये सवाल जरूर, मैं भी यही सवाल करता, आपको भी यही सवाल करना था, क्योंकि हमारा काम है सवाल करना। और ये जरूर हम सवाल करते कि
कि कई अरसा हो चुका है। यहाँ सब डिविजनल मैनेजर की सड़कों की बात करें अगर, तो यहाँ पे सड़कों का निजाम है जो वो दुरुस्त नहीं है। एक एक चेंजिंग जरूर आई है, मैं अप्रिशिएट करूंगा इस बात को लेकर कि अब जो नया टेंडरिंग सिस्टम हो रहा है वो अर्थ वर्क टू ब्लैक टॉप हो रहा है। कहीं ना कहीं इसमें सड़कों का मेयार है जो बेहतर होता नजर आएगा। लेकिन पहले क्या होता था कि आए टेंडर डाला अर्थवर्क का, और अर्थवर्क के अंदर जाहिर सी बात है अच्छा ठेकेदार को अच्छा मार्जिन मिलता होगा, और जगह जगह पे सड़कें निकली हैं। लेकिन सड़कें निकली, दूसरे साल वो वहां पे जो है वो टूट गई, उसको भूल गए। गवर्नमेंट का पैसा जो सरकार का पैसा है वो यूटिलाइज हो गया, और वो सड़क है जो आवाम के काम ना आई। ऐसी बहुत सी मसाले हैं, लेकिन इनका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। आपने ये सवाल किया कि यहाँ मेंढर में बड़े बड़े लीडर रहे, ऐसा भी नहीं है कि वो कोई काबिल नहीं थे, बिल्कुल काबिल थे, अच्छा काम किया। हम रफीक साहब की बात करें, हम जावेद राना साहब की बात करें, नसार साहब की बात करें, आपने अपने दौर में सब ने जितना काम होता था उन्होंने काम किया। लेकिन एक बात तो ये माननी पड़ेगी कि जब से यूटी सरकार है, कम से कम बीजी बल्लोई सड़क की हम बात करेंगे तो 13 साल बाद यहाँ पे ब्लैक टॉप होता है। और मैं अप्रिशिएट करूंगा एसडीएम साहब को कि एसडीएम साहब ने जबरदस्त इस पे प्रेशर रखा कि इस रोड का जो मेयार है वो अच्छा होना चाहिए। और जहां तक हमने देखा, हम पूरा तो नहीं देख सकते, हम टेक्निकल लोग नहीं है, लेकिन फिर भी जितना देखते हैं अभी इस सड़क का मेयार है जो काफी बेहतर है जहां जहां ब्लैक टॉप हुआ है। बाकी बीच में चलो काम चल भी रहा है, हम उम्मीद रखेंगे कि वो काम भी अच्छा हो। लेकिन आप इन इन लीडरान से ये सवाल जरूर कीजिए, जो भी हमारे डीडीसी बीडीसी हैं वो भी उसी दौड़ में निकल पड़े हैं। बस 31 मार्च कितनी बिलिंग होगी, कितने ठेकेदारों की सपोर्ट मिलेगी। और जाहिर सी बात है ठेकेदार मेंढर का कोई इतना बड़ा ठेकेदार नहीं हुआ, लेकिन जो लोग हैं वो जब रफीक खान साहब एमएलए थे वो उनके साथ बैठते थे, जब नसार खान साहब एमएलए थे वो उनके साथ बैठते थे, जब जावेद राना साहब एमएलए थे वो उनके साथ बैठते थे। और अब यूटी सरकार के अंदर चेंजिंग आई, यहाँ पे बीडीसी डीडीसी के इलेक्शन हो गए, अब वो लोग थोड़े से बट गए, वो बांट लिए, तकसीम हो गए। कुछ डीडीसी मनकोट के पास बैठेंगे, कुछ डीडीसी मेंढर के पास बैठेंगे, मेंढर के अंदर ए बी सी, और बालाकोट और मनकोट यहाँ पे कम से कम 5 डीडीसी हैं, और वो वहां पे तकसीम हो गए। थोड़ी सी भीड़ का कम हुई है, लेकिन लोग वही हैं, वही लोग काम कर रहे हैं। और वो तब से एक्सपर्ट लोग हैं, वो कैसा काम चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, वो एक बड़ा सवाल है। ये हम सबको मिलके, जितनी भी मेंढर की मीडिया है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, वक्तन फवक्तन जो है इन सड़कों के बारे में जितने भी काम हो रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी अवाम के रिलेटेड काम हो रहे हैं उन पर बात करते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। जिस मतलब बहुत बार अगर आप खबर करोगे तब भी उसका कहीं ना कहीं वो असर नहीं दिखता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने की है किसी चीज पे। ये एक बड़ा इशू रहता है। मेरा एक सवाल और है, जो सरकार ने ऑलमोस्ट हर एक चीज ऑनलाइन कर दी, कोई सर्टिफिकेट बनवानी थी या कुछ था ऑनलाइन कर दी, कोई डॉक्यूमेंट लेना ऑनलाइन कर दिया, जमीन का इंतकाल है ऑनलाइन कर दिया, कुछ भी है कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई सर्टिफिकेट बनवानी है, कुछ लेना तो आपने ऑनलाइन कराना है, आपने तहसील के चक्कर नहीं काटने हैं। लेकिन आए दिन हम देखते हैं, आप खुद भी देखते होंगे कि तहसील ऑफिस में लोगों का जमावड़ा रहता है, किसी ने कोई कागज पकड़ा है, किसी ने कोई पकड़ा है। लेकिन आखिर ये क्या वजह है कि ऑनलाइन होने के बाद भी लोगों की भीड़ लगी होती है? ये क्या चीज है, ये थोड़ा सा मुझे बताएंगे इस हवाले से, क्योंकि आपको काफी टाइम हो गया है इस फील्ड में काम करते हुए, बीइंग एज ए जर्नलिस्ट। तो मुझे ये बताएंगे ये निजाम कब खत्म होगा, लोगों के ये परेशानी वाले चक्कर जो है ये कब खत्म होंगे? लोग आते क्यों हैं? शौक से तो कोई आता नहीं है, फायदे तो जरूर पकड़ी है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, लोगों को तहसील के चक्कर फिर भी काटते हैं। देखो पूरा जम्मू कश्मीर क्या पूरा इंडिया एक तब्दीली की तरफ जा रहा है। पहले जो काम होता था वो पूरा निजाम है जो ऑनलाइन की तरफ बढ़ चुका है। और ऑनलाइन में भी अभी क्या हो रहा है कि जब आप ऑनलाइन करोगे उसमें इतना जल्दी जो काम नहीं हो रहा है, तो उसके बाद शायद तहसील ऑफिस से इसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है। और बाकी आपने सब डिविजनल मेंढर की बात की कि यहाँ पे दफ्तर में जो भीड़ लगी रहती है,
आपको मैं बता दूं कि 1.5 लाख से ऊपर आबादी है, तो एसडीएम साहब के पास अगर किसी को काम होगा तो जाहिर सी बात है एसडीएम ऑफिस के रिलेटेड वो लोग यहीं पे आएंगे, क्योंकि एसडीएम साहब तहसील मेंढर के अंदर बैठते हैं। तो उसके बाद कोर्ट है यहाँ पे, और पूरे सब डिवीजन में यही है। और भी बहुत से ऑफिस हैं जो अभी पूरे सब डिवीजन के एक ही हैं। तो उस रिलेटेड चलो लोगों की भीड़ रहती है, उसमें भी चलो वक्तन आगे वक्त बढ़ते बढ़ते इसमें भी जल्द तब्दीली आएगी। नेटवर्क के इशू रहते हैं, ऑनलाइन प्रोसेसिंग में इशू रहते हैं, तो इसलिए अभी लोगों की भीड़ देखी जा रही है, उसमें भी जल्द मतलब तब्दीली आने के आसार हैं। लेकिन फिर भी आपका, मेरा या जितने भी हमारे साथी हैं उनका हक बनता है सवाल पूछना चाहिए, और पब्लिक इंटरेस्ट में सवाल पूछने से कभी घबराना नहीं चाहिए। मैंने पहले भी आपको कहा, आपको इस फील्ड में परेशानी जरूर आएगी। जब आप पब्लिक की बात करेंगे, जो जिसको वो बात पसंद नहीं आएगी वो आपके पे रिएक्ट जरूर करेगा, आपको थ्रेड देगा, आपको अगर ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन गाली भी जरूर देगा। आपको वो सब चीज बर्दाश्त करते और निकलते जाना है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी ये काम तब्दीली आई है, मेरे इंतजामिया है, जो एसडीएम साहब की बात करें, तहसीलदार साहब की बात करें, काम कर रहे हैं। पहले जो पटवारी, अभी आपको पता है जो ये जमीन की कोई नकल लेने आता था, कितना वो परेशानी थी, ये सारा रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट ने ऑनलाइन किया। एक अच्छे मूव की तरफ बढ़ जरूर रहे हैं, ऐसा मैं कहूंगा। लेकिन जो खामी है उसको हम लोगों को उजागर करते रहना है, और अच्छे ऑफिसरान की यही पहचान होती है कि अगर कोई इशू उनके सामने आया उसका जल्द फैसला ले। हम तो अजाज साहब, एक सवाल मेरा और है, मुझे ये बताएं, हर हम देखते आ रहे हैं, आपने भी देखा है, आपने भी स्टोरियां की हैं, हमने भी देखा है अपनी लाइफ में कि पानी को लेकर जल शक्ति डिपार्टमेंट नाम चेंज कर लिया जल शक्ति डिपार्टमेंट, लेकिन आए दिन कहीं ना कहीं जब भी ये खुश्क मौसम आता है या समर गर्मियों का मौसम आता है तो लोगों की हाहाकार मच जाती है। कई बार लोगों ने कहा जनाब करोड़ों रुपए लिफ्ट पे लगा दिए हैं, लिफ्ट का कोई बैरिंग टूटता है या मशीन टूटती है, महीना महीना 2-2 महीने बैरिंग ठीक नहीं होते। तो कहीं ना कहीं आप निजाम देके कहीं किसी जगह पे इस बार भी मैं बात करूंगा पंचायत इसकी पंचायत में जो भी ये पंप थे हर जगह पंप निकले नहीं है, कहीं पे लैप्स हो गए, कहीं पे कुछ, कहीं पे किसी सरपंच की गलती थी या किसी पंचायत सेक्रेटरी की गलती थी या बीडीओ की गलती थी, लोग एलिगेशन पे एलिगेशन लगाते। लेकिन समर मौसम में, गर्मियों के मौसम में आज भी लोगों को पानी की परेशानी है, लेकिन सरकार को पता है, अवेयर है सरकार कि हाँ भाई जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है उसका बस नहीं है। लोग हाहाकार मचाते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन आज तक पानी लोगों को मैसर नहीं हो रहा। लिफ्ट स्कीम जो है टोटली क्लैप्स है। मैं कहीं भी जो भी चल रही है तो उसमें फॉल्ट तो आएगा या नेचुरली फॉल्ट आता है, लेकिन उस फॉल्ट को आप रिपेयर करने में महीना लगा दोगे तो महीना वो लोग क्या करेंगे? जिन लोगों को चश्मा नहीं है, जिन लोगों को अगर घर में कहीं पंप भी नहीं है, दूर दराज एरिया में तो गाड़ी जा ही नहीं सकती है, पंप कहाँ निकलेंगे? लेकिन अगर ये लिफ्ट स्कीम भी आपकी कोलैप्स होती है तो उसके लिए आपने क्या सहूलियात की है? ना तो आपके पास गाड़ियां हैं तो आप कितनी गाड़ियां भेजोगे, वो भी मुश्किल है। लेकिन जल शक्ति डिपार्टमेंट को थोड़ा सा अपनी तैयारी करनी होगी कि पब्लिक को कम से कम जितना हो सके तो हमें मतलब पूरी सहूलियात देनी चाहिए। इस हवाले से आप क्या देखते हैं कि क्या जल शक्ति डिपार्टमेंट थोड़ा अपनी कंसंट्रेशन कम कर रहा है या क्या कर रहा है? आप इसको कैसे देखते हैं? देखो, जल शक्ति डिपार्टमेंट सच में ये नाम चेंज हुआ, काम तो अभी भी वही है, लेकिन फिर भी अभी बढ़ रहे हैं उस तरफ के इसको एक जल जीवन मिशन के तहत स्कीमों के नाम बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं है जो अब मैं बात करूंगा डिपार्टमेंट की, वो कोताही बरतते हैं। और बीच में रुकावटें कौन बनते हैं? रुकावटें पावरफुल लोग बनते हैं। अगर किसी पंचायत के अंदर एक मान लो कि एक बोरवेल एक स्कीम आई है, वो स्कीम फेल क्यों होती है? टेक्निकल तरीके से उसको नहीं इंस्टॉल होने दिया जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। और उसमें रुकावट कौन बनता है? जो ताकत रखते हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जिनकी बात में दम है। लेकिन डिपार्टमेंट को स्ट्रांग तरीके से, टेक्निकल तरीके से अगर वो इंस्टॉल की जाएगी तो यकीनन फेल नहीं होंगी पाइपें, लाइन फेल नहीं होंगी। कौन सी जगह पे टैंक बनाने हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि बीच में ऐसे लोग टपक पड़ते हैं
जो पॉलिटिकली पावर रखते हैं, फाइनेंशियली पावर रखते हैं, वो लोग उसको डाइवर्ट कर देते हैं और महकमा भी बड़ी आसानी से उनके चुंगल में आज आकर उन स्कीमों की जो पहले उन्होंने जिस हिसाब से उनको इंस्टॉल करना चाहिए था, जो उसका क्राइटेरिया था, जो टेक्निकली फिट आती थी, उससे तब्दील कर देते हैं और बहुत सी स्कीमें हैं जो वो फेल हो जाती हैं। इस चीज में डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं लाचार नजर आता है और ये बिल्कुल तमाम सोशल एक्टिविस्ट, तमाम लीडरान और इंतजामिया, ये सबको इस चीज पे गौर करना होगा, अपना अपना काम करना होगा। अगर मेरा काम किसी से सवाल पूछना है तो मुझे बड़ी बेबाकी से वो सवाल पूछना चाहिए और जो उसका जवाब देने के का हक रखता है उसे जवाब देना चाहिए। अगर सवाल पूछने वाला जवाब देने पे आ जाएगा और जवाब देने वाला सवाल पूछने पे आ जाएगा तो ये टेक्निकल एरर आएगा, फिर काम नहीं होगा। जिसको जिस काम के लिए लगाया गया है वही काम करना है, तो तब निजाम होगा, बेहतर निजाम होगा। तो जल शक्ति डिपार्टमेंट काफी हद तक जो है पानी प्रोवाइड करने में, सब डिविजन मेंढर थोड़ा सा ड्राई इलाका भी है, पहाड़ी एरिया भी आता है और कुछ एक ऐसे एरिया है जहां पे पानी अभी तक भी लिफ्ट नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की भी गलती है। और मैं ये भी मानूंगा कि वहां के जो लीडरान हैं, जिनको पंच सरपंच, उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज पर फॉलो अप है जो उनका अच्छा नहीं होता है। वो अगर कहीं मीडिया में एक बार सामने आएंगे उसके बाद क्या होगा कि अगर खामोश हो जाएंगे, लेकिन फॉलो अप नहीं करते हैं, वो कागज प्रोसेस नहीं करते हैं, वो दफ्तर के अंदर नहीं वो लोग जाते हैं। लेकिन और इस टॉपिक के साथ मैं इस चीज को भी जोड़ूंगा कि कई बार, और ये मैं मानता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने एक पेंच को ही ले लें, ऐसे नुमाइंदे चुन लेते हैं, हम बलादरीज्म पे बात करते हैं, हम कास्टिज्म पे बात करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं इशू बनता है कि जो उस अहल लोग होते हैं हम उनको सामने नहीं लाते और उसका सेटबैक ये होता है कि अच्छे से जो काम होने चाहिए थे वो नहीं होते। अब पीएचई डिपार्टमेंट के साथ मैंने ये बात इसलिए जोड़ी क्योंकि पीएचई डिपार्टमेंट हर घर के साथ जुड़ा है। पानी तो सबको चाहिए, अगर बिजली अगर नहीं भी होगी तो मेरे ख्याल से जिंदा रहा जा सकता है, अल्टरनेटिव है उसके, लेकिन पानी एक ऐसा है जो सबको चाहिए, अमीर को भी चाहिए, गरीब को भी चाहिए, सबको चाहिए। तो इसके साथ जो पंच सरपंच को मैं क्यों जोड़ रहा हूं कि उनकी भी प्लानिंग अच्छी नहीं होती। अगर कोई सरपंच बन गया वो पूरी तरीके से वो चाहेगा कि बस जहां मैं बोलूं वहां टैंक बने, जिस साइड से मैं बोलूं वहां से लाइन जाए। तो ये जो लिफ्ट स्कीम है काफी हद तक इस हिसाब से फेल होती है। अभी आपने पंपों की बात की, बोरवेल्स की बात की, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पे और अल्टरनेटिव भी था पानी लगाने का, लेकिन अपनी पावर यूज की। कपेक्स, मैं यहां से अब सीधा पंचायत की तरफ निकल पड़ूंगा। कपेक्स आज पंचायत में एक प्लान बनता है कपेक्स के को लेकर, उसका यूटिलाइज अच्छे से नहीं हो रहा है, लेकिन किसको पूछा जाए और जवाब कौन देगा, ये एक बड़ा सवाल है। एजाज साहब, मुझे एक चीज ये भी है, आपने पानी की बात की, मुझे लगता है बिजली में काफी हद तक बेहतरी आई है, काफी हद तक ट्रांसफार्मर इंस्टॉल हुए हैं, हर पंचायत में हुए हैं, या सब डिवीजन मेंबर की बात करूं या ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, कहीं ना कहीं बिजली में बेहतरी आई है। लेकिन आज भी बड़ी जगह, आपने स्टोरी आपने भी की है, मैंने भी एक आध की है, कि वहां आज भी लोग रो रहे हैं, जनाब हमें पोल नहीं है, हमारी तारें जो है दरख्तों के साथ बांधी हैं, हम रिस्क एरिया में रह रहे हैं। जब बात की जाए कहीं एई साहब से या जेई साहब से, उनसे बात की जाए तो उनका जवाब ये होता है, जनाब आज तो हमारे पास है ही कुछ नहीं है, जो है सरपंच है उन्होंने दिए है पोल। जब सरपंच से पूछा जाता है वो कहते हैं जनाब वहां जरूरत था, वहां जरूरत था। लेकिन काफी हद तक बेहतरी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं हुई है। लेकिन पानी को लेकर काफी काफी पीछे हैं हम, पानी जो है वो उसकी काफी शॉर्ट है। बिजली के हवाले से मुझे ये बताएं कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस चीज पे गौर कर रही है कि जहां जहां जरूरत है हमें जो है वो पोल नस्ब करने हैं या ट्रांसफार्मर लगाने हैं, दूर दराज एरिया है, काफी मुश्किल भी होती है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे बिजली के हवाले से? देखो, बिजली का निजाम काफी हद तक बेहतरी की तरफ बढ़ता जा रहा है और इसमें सबसे बड़ा रोल है जो पंचायत के अंदर, हर पंचायत के अंदर कपेक्स प्लान के हिसाब से जो लोगों को वहां पे सरपंच को बोला गया कि आप प्लानिंग कीजिए, आप कपेक्स में है जो ट्रांसफार्मर और पोल रखिए, उससे है जो काफी हद तक बेहतरी आई है। तो मैं अब इस बात की आशा रखूंगा, इस बात की यकीन रखूंगा कि
बिजली पानी के अंदर भी ऐसा निजाम होना चाहिए, ताकि हालांकि उसमें टैंक्स वगैरह देते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जिस चीज में कैश पैसा जो है ना, ये बहुत बड़ी लालच है। बिजली के बात करें तो कपेक्स में अगर ट्रांसफार्मर रखा तो फिक्स आएगा, ट्रांसफार्मर पीछे से बना हुआ आएगा, पोल्स आएंगे, उसको आप ज्यादा इधर उधर नहीं कर पाते। लेकिन अगर इसी कपेक्स को हम टैंक्स के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वहां मटेरियल सही नहीं डालेंगे, कुछ अरसे बाद वो टैंक्स है जो टूट जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें लोकल लेवल पर इस गलती को तस्लीम करना चाहिए कि गवर्नमेंट ने अगर टैंक दिया है या ऐसी चीज दी है तो उसको मयारी बनाना तो हमारा काम है ना, मुतलका ठेकेदार का काम है। तो उसमें कहीं ना कहीं सरपंच पंच सारे ही इन्वॉल्व होके वो गैर मयारी काम करते हैं तो टूट जाता है। आपने बिजली का सवाल किया, बिजली में बेहतरी इसी का एक नतीजा है कि कपेक्स के अंदर स्पेशल पंचायत के अंदर अपनी पंचायत के लिए प्लान हुआ, वहां पर ट्रांसफार्मर और पोल काफी तादाद में गए हैं, अभी बहुत सी जगह है, उम्मीद है कि जल्द वो भी करेंगे। एजाज जी, मुझे एक, हमने काफी इशू पे बात कर ली और काफी मैंने टाइम भी आपका ले लिया। मुझे एक चीज लास्ट में मैं बड़ा उस सवाल पे कई बार गौर करता हूँ, हमारे जो हेल्थ का निज़ाम है, हेल्थ का निज़ाम कहीं ना कहीं मुझे लगता है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने डिस्ट्रिक्ट पुंछ के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। क्योंकि आज भी आप देखो तो आपने भी मेंढर हॉस्पिटल की स्टोरी की है, या हमने पुंछ की देखी, या हमने सुनकोट की देखी, और मैंने भी चंद दिन पहले एक स्टोरी की थी, लेकिन वो मैंने चलाई नहीं, या कुछ उस किस रीजन से नहीं चलाई या क्या था। मुझे बीएमओ लिखते हैं, सीएमओ लिखते हैं, जनाब हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हमें ये डॉक्टर चाहिए। आप एसटीएच मेंढर की बात करें, बीएमओ साहब ने कहा भी, मैंने लिखा भी कि जनाब हमारे पास जो एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं है, या हमारे पास उसका बोन स्पेशलिस्ट नहीं है, या कोई मतलब उन्होंने काफी रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन कोई डॉक्टर आके राजी नहीं है। यहाँ हेल्थ निजाम जो है वो काफी मतलब वीक है। आप पैरामेडिकल को देखें, वो लोग एफर्ट करके डबल डबल काम कर रहे हैं, और हम एडमिनिस्ट्रेशन को हम मतलब सीएमओ या डीएमओ को इस हवाले से ब्लेम नहीं लगा सकते, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टर हेल्थ सर्विस को देखना चाहिए कि क्या डिस्ट्रिक्ट पुंछ एक पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है और वहां बेहतर सहूलियात होनी चाहिए। आज भी मुझे एक कहने में कोई हिचक नहीं है, आज भी एक पिछले दिनों एक वाक़ा पेश आया, कोई मेरे कोलीग थे जो बीपी हाई की वजह से उनको रेफर किया जाता है, और वो स्टोरी क्या थी कि वो रास्ते में उस सिस्टर ने बच्चे को डिलीवरी की गाड़ी में, और उन्होंने लिख दिया जनाब इसका ऑपरेशन होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हॉस्पिटल जो है वो रेफर्ड हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट पुंछ में है, और शायद कहीं ना कहीं मजबूरी होगी मेरे हिसाब से। मुझे तो नहीं लग रहा था कि बीपी हाई के लिए आप अगर आपके पास कोई वो हल नहीं है तो आप रेफर कर दोगे, और वही लेडी जो है रास्ते में बच्चे को जन्म देती है, और फिर आपने वो एक ड्रामाबाजी की। लेकिन चलो, अनफॉर्चुनेटली मैं आज भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बीइंग एज ए जर्नलिस्ट के हमारे लोगों के साथ ऐसा जुल्म ना करें। जहां आपको लगता है आप रिस्क लीजिए, कोई बात नहीं, आप फैमिली को पूछ के रिस्क लीजिए, लेकिन आप रास्ते में आप एक बंदे को छोड़ देते हो मरने के लिए, और फिर वो उसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। और आप मुझे शॉर्ट में जवाब देंगे कि क्या हेल्थ निजाम जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में है, क्या डायरेक्टर हेल्थ सर्विस को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और डॉक्टर प्रोवाइड करनी चाहिए, और रेफर्ड हॉस्पिटल का जो है ये हमें टैग लगा हुआ है डिस्ट्रिक्ट पुंछ से कि रेफर्ड हॉस्पिटल जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ के हैं, तो वो कब खत्म होगा? मुझे शॉर्ट में जवाब देंगे। अग्रमा जी, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करूंगा, मैं सब डिविजन मेंढर की बात करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो निजाम देखा है सब डिविजन मेंढर के अंदर, ये सच बात है कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसके अंदर डॉक्टर की शॉर्टेज, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। डॉक्टर की शॉर्टेज होने की वजह से यहाँ पे ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे सर्जन डॉक्टर रखा है, लेकिन उसका काम मेरे ख्याल से जो डॉक्टर बेहोशकी वाला नहीं होगा तो उसका कोई काम नहीं है सर्जन डॉक्टर का यहाँ पे। लिहाजा इस बारे में सीएमओ साहब को, बीएमओ साहब को भी यहाँ से लिखना चाहिए, सीएमओ साहब को इस पे गौर करना चाहिए। और आपने जो कहा कि यहाँ कोई डॉक्टर आने के लिए तैयार नहीं, ये बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन के पास पावर है, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई डॉक्टर यहाँ पे नहीं आना चाहेगा, अगर वो गवर्नमेंट सर्विस करना चाहेगा तो उसको जहां भी भेजा जाएगा उसे जाना पड़ेगा। और बिल्कुल क्यों, डॉक्टर के लिए यहाँ पे फैसिलिटी है, क्वार्टर उनको स्पेशल मिलते हैं, तो डॉक्टर को बिल्कुल ड्यूटी है, तो ड्यूटी पे तो आना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहेगी तो बिल्कुल
डॉक्टर ये इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि मैंने वहां पे नहीं जाना है, वहां पे चॉइस पोस्टिंग है जो वो नहीं। और दूसरी एक बड़ी बात है कि मैं डॉक्टर पेशा इससे मैं कहीं ना कहीं इस बात से खफा हूं। अब मेरे खफा होने से या खुश होने से तो कुछ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा है कि प्राइवेट वो बड़े खुशी हिसाब से देखते, खुश देखते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ड्यूरिंग ड्यूटी वो किसी पेशेंट को चेक करते हैं तो बहुत बहुत बार मैंने ये चीज खुद भी देखी है और पब्लिक से भी सुनी है कि उनका रूड बिहेवियर होता है। तो डॉक्टर के पास जाए तो अच्छा डॉक्टर वही है जो प्यार से पेशेंट के को ट्रीट करे। 50% तो उसकी बीमारी ऐसे ही चली जाएगी अगर वो प्यार से उसको ट्रीट करेगा। तो कहीं ना कहीं दौरान ड्यूटी डॉक्टरों का रूड बिहेवियर है जो वो देखने को मिलता है, ना जाने क्यों। ये हैरानगी की बात है। मेरी बात किसी को बुरी भी लग सकती है, खैर वो मैंने पहले ही कह दिया कि जब सवाल पूछा जाएगा तो तनकीद तो होगी, तो जब तनकीद होगी तो तनकीद से खासकर मैं नहीं घबराता हूं। और मुझे पता है कि जितने भी बोल्ड साफी हैं वो कभी नहीं घबराएंगे, जो भी पब्लिक इंटरेस्ट में बात करने वाला है वो कभी नहीं घबराएगा। तो इंशाल्लाह मैं तो कतई नहीं घबराता, मैं ये सवाल जब जब मौका मिला पूछूंगा। लेकिन ये एक बड़ा इश्यू है कि रूड बिहेवियर ड्यूरिंग ड्यूटी, गवर्नमेंट ड्यूटी एंड प्राइवेट प्रैक्टिस में है जो उनका बिहेवियर थोड़ा सा नरमी की तरफ जाता है। ये चीजें हमने ऑब्जर्व की, बड़ा सवाल है। लेकिन सब डिविजनल मैनेजर की बात करें, यहाँ पे डॉक्टर की कमी है इंतजामिया से, क्योंकि मैं मेंढर का रहने वाला हूँ। हम यहाँ की बात करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके प्रोग्राम के माध्यम से कि यहाँ पे डॉक्टरों की शॉर्टेज है जो उसे पूरा जरूर किया जाए। मैंने एक चीज देखी है, मैंने जैसे मेंढर हॉस्पिटल है, 24x7 बीएमओ मेंढर जो है अवेलेबल होते हैं, और वो कभी टाइमिंग नहीं देखते हैं कि आज 8 बजे हैं तो मैं क्यों बैठा हूँ। मैंने देखा जहां तक उनके बैठने से कितना काम हो सकता है वो आप ही बेहतर जानते हैं। लेकिन डॉक्टरों की कमी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी करनी चाहिए, और रेफरल हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के हैं उनका टैग खत्म होना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में, और अपना बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने बहुत बहुत ठीक।